to slowly accumulate large NBFCs because picture अभी बाकी है। के एस अग्रवाल बोल रहे हैं मेरे को लगता है कि एनबीएफसी जो है उसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा, बैंक से ज्यादा रहेगा। अगर बैंक औसतन तौर पे एवरेज तौर पे 12 to 15% ग्रो करेगी तो एनबीएफसीज एवरेज पे 15 to 18% ग्रो करेगी। एवरेज का मतलब नहीं है कि हर एक एनबीएफसी 15 to 18 करेगी, कुछ 25 भी कर सकती है, कुछ 15 भी कर सकती है, कुछ 12 भी कर सकती है। हमारे विजन में जो हमने नया वाला स्टॉक डाला है वो अराउंड हम एज्यूम करते हैं कि 25% का ग्रोथ का होगा, और वो इसीलिए डाला गया है बिकॉज छोटा मार्केट कैप और अग्रेसिव प्रमोटर है। अगर आप प्रमोटर तो नहीं, जो सीईओ जो मैनेजमेंट है जो उसका, अगर आप उसकी कोई कमेंट्री सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। जो हिसाब से वो कहानी करते हैं अपने स्टॉक के बारे में, तो वो अच्छा लगता है। स्टॉक के बारे में तो नहीं, बिजनेस मॉडल के बारे में और सारे बिजनेस के बारे में। तो एनबीएफसी के लिए 25% ग्रो करना अगर कोई बढ़िया एनबीएफसी है तो इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सपांडिंग मार्केट है। बैंक को क्या प्रॉब्लम होती है कि आरबीआई बैंक को बोलती है तुम एग्री लोन भी दो, तुम होम लोन भी करो, तुम एमएसएमई भी करो, तुम एसएमई भी करो, तुम बैठकर कार लोन भी करो, तुम पर्सनल लोन भी दो, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। अगर कोई एनबीएफसी है वो बोलती है मैं सिर्फ होम लोन करूंगा, तो वो सिर्फ होम लोन करके टिक सकता है क्योंकि उसको सेक्टर वेटेजेस का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बैंक्स को होती है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गई कि गवर्नमेंट कई बार बोलती है कि आप लोग बैंक खोल लिया, आपसे बड़े आदमी को लोन देते हैं। वो जो होता है इलेक्शन में हमारा, ओ जी नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, इसका पैसा माफ कर दिया, इसका वो कर दिया। तो वो चीज से बचने के लिए, वो चीज से और मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कंट्री में रहे, आरबीआई बोलती है बैंक्स को कि तुमको हर एक सेक्टर को कुछ कुछ परसेंटेज लोन देना पड़ेगा। और अगर आप एग्री लोन नहीं करते हो तो आप कहीं से एग्री लोन खरीद सकते हो। मतलब कि मैंने नहीं दिया एग्री लोन, अगर आपने दिया है तो आप अपना एग्री लोन का लोन बुक मुझे दे देंगे, अपन लोग से वसूली मैं करूंगा या वो पैसा मेरे पास आएगा रिटर्न में। तो मैं लोन नहीं किया, मैंने किसी से खरीद लिया। तो बैंक को प्रॉब्लम होती है कि उसको एंटायर सेक्टर में अपने आप को स्प्रेड करना पड़ता है। एनबीएफसी को वो प्रॉब्लम नहीं होती है कि उसको पूरे सेक्टर में स्प्रेड करना पड़ता है। बैंक को अपना एसएलआर सीआरआर ये सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। एनबीएफसी को मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसको एसएलआर करना है ना सीआरआर करना है। बैंक्स ऑन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज वो करंट अकाउंट में पैसा ले सकते हैं लोगों से जहां उनको कुछ डिपॉजिट ही नहीं देना है। एनबीएफसी को फायदा नहीं है कि करंट अकाउंट में पैसा मिलेगा उनको, उनको तो जो भी पैसा देगा उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो ये सब 3 4 5 चीजें होती है, तभी आप देखेंगे कि एनबीएफसी का आरओई हाई होता है बिकॉज एनबीएफसी जो है वो एक ही सेक्टर में जहां फायदा होता है वहां ज्यादा वो लोन कर सकती है। बैंक्स का आरओई कम होता है बिकॉज उसका एसएलआर और सीआरआर में बहुत पैसा जाम हो जाता है कि मतलब हमें सीआरआर हो गया कैश रिजर्व रेशियो, जिसके ऊपर कोई भी उसको फायदा नहीं होगा। आरबीआई बोलती है कि भाई तुमने लोगों से 100 करोड़ रुपया लिया है, कम से कम 8 करोड़ रुपए तो अपने पास रखो। अगर हर एक आदमी मांगने आ गया तो पैसा कहाँ से दोगे? उसमें थोड़ी बगल वाले के घर में जाओगे कि एक बार चाचा जी पैसा दे दीजिए, लोग मांगने आए हैं पैसा। तो अगर चाचा जी को पता चलेगा कि आप मांगने आए हैं इसलिए उनसे ले रहे हैं पैसा, तो चाचा जी पहले ही गेट बंद कर देंगे। वैसे चाचा जी के बारे में भी हमारे पॉलिटिक्स में बड़ा कहानी होती है, चाचा जी क्या कर रहे हैं